Hello everyone. So in today's session, we are actually going to start with the chapter that is biodiversity and conservation. Don't worry, ecosystem भी आपका complete हो जाएगा. But because time is less, तो मैं simultaneously कर रही हूँ. तो it's up to you कि आप किस तरह से कर रहे हैं. आप वीडियोस को जो मैंने डाली हैं वो आप देखिए. एंड जो मैं डेली बेसिस पर आप वगैरह वो भी देखेंगे तो आपका हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है. चलिए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ये जो टॉपिक है बहुत इजी है एंड आपको इसको पढ़ने में भी जो है बहुत मज़ा आने वाला है. क्या नाम है टॉपिक का? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ठीक है. तो एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या बोलती है? एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? एनसीईआरटी की लाइन बोलती है, बताइए अगर एलियन स्पीशी कोई आ जाए. अब देखो, एलियन का मतलब वो नहीं है जो हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं. एलियन का मतलब है someone who doesn't know about earth, someone who has never seen the world, someone who has been in his home, in his बेसिकली इट मीन्स कि कोई ऐसा इंसान जिसने कभी धरती को नहीं देखा है, अगर वो इंसान आ जाए, और इस धरती को देखे तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा. ठीक है. तो क्या रिएक्शन रहेगा, आपको क्या लगता है? अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप सोचो आपको क्या लगता है. हम डाइवर्सिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगा था फर्स्ट टाइम एंड इट वाज करेक्ट कि वो जो इंसान होगा वो एकदम से हैरान हो जाएगा, एकदम से मतलब फैसिनेट हो जाएगा. तो उसे एकदम अजीब सा ही लगेगा जैसे देखकर कि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स, इतने ज़्यादा टाइप के प्लांट्स, इतने ज़्यादा टाइप के इंसेक्ट्स, मतलब हर चीज़ की इतनी वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी. इतनी वैरायटी तो मुझे अपने कपड़ों में भी नहीं मिलती जितनी वैरायटी मेरे को यहाँ मिल रही है. इतनी वैरायटी तो मुझे अपने शूज़ में भी नहीं कभी मिलती जितनी वैरायटी मेरे को यहाँ पे डाइवर्सिटी में दिख रही है. तो वो पर्सन हैरान रह जाएगा, अरे यार इतनी स्पीशीज, ओ माय गॉड, आई एम सो मच फैसिनेटेड बाय ऑल दीज थिंग्स. ओके. सो आपको इस तरह से लिखना है और आपकी एनसीईआरटी भी ऐसे ही बोलती है, दैट पर्सन वुड बी फैसिनेटेड. लिखिए मेरे साथ साथ में, तभी याद होगा वरना नहीं होगा. That person would be fascinated by observing large number of स्पीशीज. और लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारी स्पीशीज के होने को ही हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारी स्पीशीज के होने को ही हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? बहुत सारी क्या? बहुत सारी स्पीशीज के होने को ही हम लोग बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी. बोलो मेरे साथ में, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बहुत सारी स्पीशीज के होने को ही वी कॉल इट एज दी बायोडाइवर्सिटी. चलिए आगे बढ़े. हाँ जी. जैसे कि मतलब देखिएगा यार, आपकी एनसीईआरटी में ना कुछ वैल्यूज दे रखी है, वो थोड़ी हम बुक कर लेना. मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है. आई विल मेक यू लर्न एज वेल. देखो जरा, आंट्स. तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ यार स्पीशीज ज़्यादा है. हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, स्पीशीज एक्चुअल में ज़्यादा है. हम बिना मतलब के कोई भी बात जो है वो नहीं बोल रहे हैं. स्पीशीज जो है वो एक्चुअल में ज़्यादा है. इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा. तो प्रूफ क्या है? वैल्यूज. डिफरेंट स्पीशीज की वैल्यूज ही इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ जी बायोडाइवर्सिटी है. चलिए देखते हैं. तो उसने बोला है कि यार एंट्स की, जो अब एंट्स अपने घर में भी कभी कभी चल रही होती हैं, उसकी भी 20,000 स्पीशीज है. कैन यू बिलीव मी? इवन यू वोंट बी एबल टू बिलीव मी, है ना? बट येस, इवन आई वॉज अमेज्ड द फर्स्ट टाइम आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दैट कि एंट्स की स्पीशीज जो है वो 20,000 है. फिर ऑर्किड की कितनी है? उसकी भी 20,000 है. मैं आपको याद करवाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आपको याद करवाने की.
बीटल्स की कितनी है? 3 लाख। एंड फिशेस की कितनी है? हाँ, तो हम इनकी वैल्यूज को याद करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। तो मैं ये याद कैसे कर लेती हूँ, मतलब आई टेल यू कि दोनों ध्यान से, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि हमारे पास में इधर पानी है, एक लेक है, उस लेक में हमारे पास में देखो ज़रा, ये हमारे पास में एक पेड़ है यहाँ पर, ये पेड़ मान लो ऑर्किड का है, ऑर्किड का ट्री है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है बीटल्स घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है? बीटल्स। अच्छे नहीं लग रहे ना बेटा, मैं ड्राइंग की टीचर थोड़ी हूँ। बीटल्स घूम रहे हैं। ये हमारे पास में छोटी छोटी कीड़ियाँ हैं, एंट्स हैं। एंट्स जो हैं वो ऊपर भी चढ़ जाती हैं पेड़ के, आपको पता है ना, पेड़ के ऊपर में वो कभी कभी एंट्स जो हैं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो, आप ऐसा सोचो कि बीटल्स जो हैं ये हमारे बीटल्स की कम्युनिटी है और ये हमारे एंट्स की कम्युनिटी है, ठीक है, ऐसे समझो। अब यहाँ पे हमारी हैं फिशेस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक वैल्यू आप याद कर लो 20,000। तो ऑर्किड्स के हैं 20,000। तो ऑर्किड्स कहता है यार मेरे 20,000 है, मेरे ऊपर ना एंट्स चढ़ रही हैं, तो इनका भी नंबर ना 20,000 ही रखना है ना, इनका नंबर कम या ज़्यादा मत करना, इनका नंबर भी 20,000 ही रखो, इनका नंबर भी कितना रखो? 20,000 ही रखो, ठीक है, ओके। और उसके बाद में ये जो हमारे बीटल्स थे, बीटल्स और उसके पहले फिशेस की बात करते हैं। तो फिशेस कहती हैं यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये एंट्स जो है ना ये पेड़ पे चढ़ पा रही है, मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ पेड़ पे, मेरे को पानी में रहना पड़ रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लाइंब अ ट्री। कहते नहीं यार तो ट्री तो क्लाइंब नहीं कर सकती है, चल हम तेरे स्पीशीज का नंबर बढ़ा देते हैं। तो हमने कहा यार चल तो 28,000 ले ले। अब उधर से बीटल आया रोता रोता, मैं तो ना पेड़ पे चढ़ सकता हूँ ना मैं पानी में तैर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। इट्स जस्ट अ वे टू लर्न, ओके, जस्ट अ वे टू लर्न। मैं क्या करूँ। तो नेचर ने बोला परेशान मत हो तुम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, मैं तुम्हारी स्पीशीज का नंबर बढ़ा देता हूँ। बीटल खुश हो गए, कहते कितना, कहते खुश रहे 3 लाख। वाओ, अमेजिंग। याद हो गया आपको क्या? बिल्कुल, ठीक है जी, ओके, बढ़े आगे, बिल्कुल, ओके। अब उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी में क्या बात चलती है बेटा? उसके बाद में बात चलती है कि एडवर्ड विल्सन, देयर वाज अ साइंटिस्ट विद अ नेम एडवर्ड विल्सन। He was basically a sociobiologist. ये वो इंसान था जिसने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। इसने लोगों को चिल्लाकर बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझाया था, चिल्लाकर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, ठीक है। He was the one to popularize the term biodiversity. Edward Wilson. What was he? He was a sociobiologist. Is that clear to you people? I hope it is clear. If it is not, you can definitely mention it in the comment section. I will answer your doubts. Okay. अभी देखो, बायोडाइवर्सिटी तो ना बच्चे वैसे तो हर लेवल पर होती है, बायोडाइवर्सिटी वैसे तो हर लेवल पर होती है, बट हम सिर्फ 3 लेवल पर पढ़ते हैं। वेट, आई विल शो यू द लाइन ऑफ एनसीईआरटी वेयर एनसीईआरटी सेज दैट बायोडाइवर्सिटी तो हर फॉर्म में होती है। वेट, आई विल शो यू, आई एम ओपनिंग अप द बुक। सी,
I hope you also have your own NCERT. See now, if an alien species from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity that he would encounter. हैरान हो जाएगा वो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को देखकर, है ना. मैंने आपको यही अभी समझाया था, ठीक है. इवन फॉर ह्यूमंस, हमारे लिए भी, जैसे आप लोग भी तो हैरान हो गए ना इतना नंबर सुनकर. The rich variety of the living organism with which they share the planet. हम उन जो species है 28,000, 20,000, 3 लाख, उनके साथ में हम शेयर कर रहे हैं ना हमारी प्लेस. हम भी वही रह रहे हैं, वो भी वही रह रहे हैं. Ceases to astonish and fascinate us. Never ceases to astonish and fascinate us. मतलब हम लोग भी ये सुन के हैरान रहते हैं कि यार हमारे धरती पर हमारे साथ साथ में इतनी सारी स्पीशीज जो हैं वो रह रही हैं. हम भी हैरान होते हैं. फिर मैंने आपको ये सारे नंबर्स याद करवाए, ठीक है. इस इधर कुछ नहीं, आप देख लेना, कुछ नहीं है इसमें. मेरे को ये लाइन बेसिकली आपको दिखानी थी. इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल. जो ये डाइवर्सिटी है ये सिर्फ स्पीशी लेवल पर ही नहीं होती है, बट ये ऑल लेवल्स पे होती है, हर लेवल पे होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इवन जो आपके सेल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं, उनमें भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. वहां से लेकर छोटी सी चीज से लेकर आपके सेल, आपकी बॉडी के सेल के अंदर से लेकर, वहां से लेकर टू बायोम्स. बायोम सबसे बड़ा, आपने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में पढ़ रखा होगा. बायोम सबसे बड़ा, बायोम सबसे बड़ा, बायोम सबसे बड़ा, यहां से लेकर बायोम तक. बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म, हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है. It is a term popularized by social biologist Edward Wilson to describe, I hope you are able to see it, I hope, to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज क्यों किया? क्योंकि उनको हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी समझानी थी. हम हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ 3 लेवल की बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं. दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग. चलिए इसको साइड पे रखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. बायोडाइवर्सिटी जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में. सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है हमारी जेनेटिक लेवल पर बायोडाइवर्सिटी. पहली हम पढ़ते हैं बेटा जेनेटिक लेवल. जेनेटिक लेवल क्या होता है? जेनेटिक लेवल मीन्स आप हो और आपका एक कोई दोस्त है. क्या आप दोनों सेम हो? आप दोनों ह्यूमंस हो, बट क्या आप दोनों क्या जेनेटिकली सेम हो? क्या आपकी शक्ल सेम है एक दूसरे से? नहीं है. क्या आपकी बॉडी के फीचर्स उसके से सेम है? नहीं है. जैसे एक चुटकी है, चुटकी इज अ करेक्टर. नाउ ऑनवर्ड्स वी टेक अ करेक्टर चुटकी इन आवर सेशन. एक हमारी प्यारी करेक्टर जो हमें बायोलॉजी पढ़ने में हेल्प करेगी वो है चुटकी. चुटकी की फ्रेंड मुटकी, चुटकी की फ्रेंड मुटकी. चुटकी और मुटकी दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं. बहुत इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है. बचपन के दोस्त हैं ये लोग और अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं एंड दे आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ. ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. बट क्या ये दोनों सेम है? नहीं. इनके शक्ल अलग है, इनके बाल अलग हैं, इनके बॉडी के सारे फीचर्स अलग हैं एक दूसरे से. तो इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी. चुटकी भी इंसान है, चुटकी भी ह्यूमन है, मुटकी भी ह्यूमन है, बट क्या चुटकी और मुटकी एक ही है? नहीं मैम, एक तो नहीं है. तो फिर इस बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी. मॉलिक्यूलर बेसिस में और मजे आएंगे. ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया जी? आया जी. अच्छा चलो जेनेटिक लेवल के बारे में थोड़ा और जो आपकी बुक में दिए वो बताऊं क्या? बताते हैं. चलिए एक सेकंड, ये हमारा नया पेज आ गया है. आई एम यूजिंग अ पेज सो दैट पूरा आपको विजिबल हो पाया. लास्ट सेशन में आई यूज द ऑडियो, बट व्हाट आई ऑब्जर्व वाज दैट कि वो कैमरे का जो था ना अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा था. सो दैट्स व्हाई आई चेंज्ड इट. आई होपफुली इस बार सही आएगा एंड थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करेंगे. मैं भी धीरे धीरे जो है वो सीख रही हूँ and I hope you people will help me with that. Even I'll help you with learning biology.
चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बात करते हैं जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसमें वो आपको बस सिंपल सी ये बात बोलना चाह रहा है कि टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी, टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी, टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी डिफर इन सम एलील्स। एलील्स जानते हो क्या मॉलिक्यूलर बेसिस? अभी नहीं जानते हो तो मैं आपको इतनी सी बात बताती हूँ, जब एलील्स बदलती है ना तो बंदे के फीचर्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो मेंबर हैं एक ही स्पीशी के हैं, जैसे ह्यूमन है, तो मैं ये चुटकी मुटकी से अलग क्यों है? क्योंकि इनमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें क्या है, एलील्स में डिफरेंसेस हैं। और जब एलील्स में डिफरेंसेस होते हैं तो बॉडी के कैरेक्टर्स में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब एलील्स में डिफरेंसेस आते हैं तो बॉडी के करेक्टर में भी, बॉडी कैसी दिखती है, बॉडी के कैसे फीचर्स हैं, हर चीज़ में जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जेनेटिक लेवल में यही है, क्या है, टू मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी differ in some alleles इसमें डिफर करता है ये, इन सम टाइप ऑफ द एलील्स इट डिफर। जैसे कि एक मैंगो है, एक मैंगो है जी, मैंगो है, मैंगो मैंगो होता है, बट मैंगो की ना 1000 वेराइटीज होती है, अनबिलीवेबल ना। राइस है, राइस चावल, आपके ना एक्चुअली राइस की ना दो वैल्यूज दे रखी हैं। एक जगह दे रखा है बायोडाइवर्सिटी वाले में दैट इट इज 2 लाख, यहाँ दे रखा है इट्स 50,000। एग्जाम में आपको इन दो वैल्यूज के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, या तो ऑप्शन में 50,000 होगा या ऑप्शन में 2 लाख होगा। तो इस चैप्टर में क्या बोलते हैं कि राइस की 50,000 वेराइटीज होती हैं। ओह माय गॉड, ओके, सो यस, ये होती है हमारी जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, जो एनसीईआरटी ने जिसके बारे में डिटेल में बात किया हुआ है वो है राउवॉल्फिया वॉमिटोरिया। राउवॉल्फिया वॉमिटोरिया, राउवॉल्फिया वॉमिटोरिया पता है हिमालयन रेंजेस में मिलता है, पहाड़ों पे मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय में। हिमालय में क्या है? पहाड़। पहाड़ों में मिलता है, हिली रीजन में मिलता है। ठीक है जी, हाँ जी। जैसे अगर हमारे पास में कोई पहाड़ है खूबसूरत सा, ये अच्छा नहीं बना ना, एक बारी और बना देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। ये स्टेप वाला दिखते हैं ना वो कभी कभी पहाड़ों पर भी। अच्छा तो ये भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। अब जो हमारा राउवॉल्फिया यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये सारे राउवॉल्फिया ही हैं। बट ये वाले राउवॉल्फिया ये वाले राउवॉल्फिया से अलग होंगे, ये वाले राउवॉल्फिया इस लेवल के राउवॉल्फिया से अलग होंगे, इस लेवल के राउवॉल्फिया इस लेवल के राउवॉल्फिया से अलग होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलग हैं? हाउ डू वी नो? किस चीज़ में वो वैरी करते हैं? कहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? कहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं? ये बेसिकली ना बेटा एक केमिकल रिलीज करते हैं रेजरपाइन नाम का। वो ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा होता है मेंटेन करने के लिए। तो राउवॉल्फिया एक दूसरे से किस में अलग होंगे? जैसे मैंगो कैसे अलग होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ काट के खाते हैं, कुछ हम काट के नहीं खाते हैं, तो वैरी करता है ना। कुछ लिक्विड ही होते हैं, कुछ उतने लिक्विड ही नहीं होते, जो डिफरेंट टाइप के मैंगोज होते हैं यार। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, मतलब इस तरह से राउवॉल्फिया में भी
किसी में रेजरपाइन ज़्यादा है तो किसी में रेजरपाइन कम है। वो रेजरपाइन ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि उनकी जेनेटिक चीज़ें अलग है, जेनेटिक चीज़ें अलग है। आपके बाल ज़्यादा ब्लैक हैं, आपकी चुटकी के बाल ज़्यादा ब्लैक हैं, और जो मुटकी है उसके बाल ब्राउन है। तो क्यों है इसके ब्लैक उसके ब्राउन? इट इज़ ऑफ कोर्स जेनेटिक। बाल तो दोनों के पास में है बट जेनेटिक है। कोई आम ज़्यादा मीठा होता है, कोई आम ज़्यादा मीठा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। इसी तरह से ये राउवोल्फिया है, ये राउवोल्फिया है, तो ये एक दूसरे से अलग कैसे हो गया? हाउ व्हाई आर दे नॉट सेम? दे आर नॉट सेम बिकॉज ये रेजरपाइन ज़्यादा बना रहा है, ये रेजरपाइन कम बना रहा है। तो कहाँ पे वेरिएशन आती है? वेरिएशन आती है बच्चे अमाउंट ऑफ रेजरपाइन कितना बना रहे वो, और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं पोटेंसी। व्हाट इज दिस पोटेंसी? पोटेंसी का मतलब होता है कितना ज़्यादा एफिशिएंट है वो रेजरपाइन। क्या वो रेजरपाइन एफिशिएंट है भी या नहीं है? ऐसे देखा कि रेजरपाइन मिल तो बहुत रहा है बट एफिशिएंट नहीं है, काम नहीं कर रहा अंदर जाकर, तो वो भी एक अलग स्पीशी नहीं, वो भी बायोडाइवर्सिटी जो है हम उसे भी कह देते हैं। ये तो हमारी हो गई जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ते हैं मेरे बच्चे स्पीशी लेवल की बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब स्पीशी लेवल की बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ही सिंपल सी होती है, ये आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। जेनेटिक वाली तो मैंने आपको पढ़ा दी है। अच्छा, इसको देख लेना ज़रा। स्पीशी देखो, डाइवर्सिटी एट द स्पीशी लेवल, ठीक है। मतलब जैसे आपके आसपास ह्यूमंस हैं, है ना, आप ह्यूमन हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ये क्या है? ये स्पीशी लेवल की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है कि वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशी डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। इसका क्या मतलब है? वेस्टर्न घाट की मतलब यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं, बेटा देखो आपको ये बात मैं बता दूं, वेस्टर्न घाट में ना बारिश ज़्यादा होती है, ईस्टर्न घाट में बारिश उतनी नहीं होती है। तो वेस्टर्न घाट में वो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे जो पानी में रहना पसंद करते हैं, और ईस्टर्न घाट में वो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे जो पानी में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी ही कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश ही कम है। वहाँ पर वेस्टर्न घाट में ऐसा क्या है? वेस्टर्न घाट में बारिश ही बहुत है, बारिश ही बहुत है, तो और क्या बहुत है? पानी ही बहुत है। पानी ही बहुत है तो और क्या बहुत है? जो एक्वेटिक में डाइवर्सिटी है, जो पानी में स्पीशी की डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत है। और आप बोलोगे कि मैम फिर यहाँ पे एक्वेटिक लिखा होना चाहिए था ना, व्हाई हैव दे रिटन एम्फीबियंस? बट दे हैव जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। Why are you getting so emotional? They are just giving you an example. They are just giving an example of amphibians. मैम देखो यार, मैम देखो मेरी बात सुनो मैम, एम्फीबियन तो लैंड पे भी रह लेंगे ना। इन्होंने एम्फीबियन की एग्जाम्पल ही क्यों दी? बेटा एम्फीबियन लैंड पे तो रह लेंगे बट क्या वो पानी के बिना रह पाएंगे? नहीं। लैंड पे कुछ टाइम रह लेंगे, पानी में उनको रिप्रोडक्शन तो करने जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि वेस्टर्न का घाट में एम्फीबियन ज़्यादा होता है। एम्फीबियन लैंड वाटर में दोनों रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पानी नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर जाएंगे या लैंड नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो वाटर एंड लैंड आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर देम। वाटर एंड लैंड आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर देम। जैसे कि आपको फूड, आपको खाना भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए। क्या मैं आपको एक चीज़ दूँ तो आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वैसे ही उसका नहीं चलेगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या होता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है बेटा, जैसे कि हमारी इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारी इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इंडिया के अंदर वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव कोरल रीफ्स, वी हैव यूस्टरीज, वी हैव एल्पाइन फॉरेस्ट, वी हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लॉट ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड, हर टाइप की चीज़ हमें इंडिया में मिल जाती है। मतलब कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। अब यहाँ लिखता है than a Scandinavian country like Norway, than the
स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, मतलब बेसिकली नॉर्वे इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। मैम क्यों नहीं मिलती है वहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी? बच्चे वहाँ पे इसलिए वहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे ना ठंडी ज़्यादा है, बर्फ़ ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। हमारी इंडिया में बर्फ़ नहीं होती है, नहीं होती है, बहुत कम होती है, बहुत रेयरली होती है, ऐसा नहीं बर्फ़ जमी पड़ी है इंडिया में, नहीं, धूप आती है क्योंकि हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। अभी आपको वो कॉन्सेप्ट भी मैं आई विल बी टीचिंग यू, तो आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है? इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बोला है कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो जिन स्पीशीज़ को बनाने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, जिन स्पीशीज़ को बनाने में हमारी धरती को, हमारी नेचर को मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए, उनको ख़त्म होने में 200 साल लगेंगे, 200 ईयर्स। It has taken millions of years to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all this wealth in less than 2 centuries if present present rate of species loses continue। मतलब जिस हिसाब से अभी स्पीशीज जा रही हैं, अगर इसी हिसाब से स्पीशीज जाती रहेंगी तो अगले 200 साल के अंदर ये सारी स्पीशी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएंगी। बट अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो स्पीशीज खत्म नहीं होंगी, ह्यूमंस पहले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई वी शुड नॉट बी एनिमल्स के ऊपर हमें हार्म नहीं करना चाहिए उन्हें, बट वो फैक्ट्रीज वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ऐसा हो जाता है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं लेते हैं, दे टेक मोर देन दैट, है ना। हमारे प्लांट्स भी कंटिन्यूसली कटते जा रहे हैं। Amazon forest which was covering 14% of the land area is now covering only 6% of the land area। तो Amazon forest जो कि पहले इतना ज़्यादा था, अब उसके पेड़ काट काट के वहाँ फैक्ट्रीज बना रहे हैं। Amazon forest का तो नाम हुआ करता था यार, उसको भी काट दे रहे हैं लोग। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। कितने फैक्ट्रीज बना के क्या करोगे जब खुद ही नहीं बचोगे? फैक्ट्रीज तो आपकी तब काम करेंगे ना जब आप खुद बचोगे। नेचर वॉन्ट अलाउ इट, नेचर वो स्पीशीज को चांस नहीं देगी जो स्पीशीज उसको ही हार्म करे, है ना। आप ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रहने दोगे जो आपके घर को ही तबाह कर दे? उसी तरह से नेचर अपने अंदर वो स्पीशी को क्यों रहने देगी जो उसी को ही तबाह कर रही है? तो इट्स बेटर, अभी टाइम है, लेट्स सेव द अर्थ, सेव द अर्थ, सेव द अर्थ, सेव द अर्थ। कोट्स देखने से, क्लास में कोट्स बोलने से या हर जगह बोलने से, बातें करने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। लेट्स प्लांट अ ट्री, राइट। सिर्फ वन महोत्सव पर ही नहीं करना होता, आगे पीछे भी कर सकते हो यार। ऐसा नहीं है ये पर्टिकुलर डे है साल में इस दिन करना है, नो, दैट इज जस्ट अ डे, है ना। यू शुड प्लांटिंग अ ट्री एंड देन टेकिंग केयर ऑफ इट। इट्स नॉट दैट उस दिन गए प्लांट करके आगे जोश जोश में पता ही नहीं कहाँ क्या खत्म हो गया प्लांट। दैट्स नॉट द वे थिंग्स हैपन, अभी हम बात करते हैं हाउ मच बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट, ओके, यस, बट फर्स्ट रीड द एनसीईआरटी टिल हियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे वो है हाउ मच बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, हाउ मच बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। बात करें जरा स्पीशी लेवल की बात कर रहे हैं। हाउ मच बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट एट स्पीशी लेवल। एक सेकेंड, या how much biodiversity is present at species level। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास में मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं they have been discovered। 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली है, मतलब दे आर इन द रेंज ऑफ 1.8 के बीच में मिलियन स्पीशीज जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कवर जो हैं वो कर लिए हैं। अभी और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अभी डिस्कवर करनी बाकी हैं। देयर आर so many species which are yet to be discovered, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो अभी भी अनडिस्कवर्ड ही हैं, ठीक है।
तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है ना ऐसे आप लिखो, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर स्टिल अनडिस्कवर्ड। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज अभी भी अनडिस्कवर्ड ही हैं। अच्छा जी, हाँ जी। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडिक्शंस देते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट डिफरेंट प्रोडिक्शन। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं 20 मिलियन स्पीशीज हैं, ठीक है, बट कुछ नहीं बोलते 20 मिलियन है। तो देखो ज़रा मैं क्या लिख रही हूँ। डिफरेंट साइंटिस्ट give different predictions regarding what? Regarding the number of the species that could be present. Regarding the number of the species that could be present. डिफरेंट, इसका मतलब है प्रेजेंट। डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शंस देते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं इतनी हो सकती हैं, कुछ बोलते हैं इतनी हो सकती है। ऐसे ही नहीं है कुछ भी नंबर बोलते जा रहे हैं। यस, दे हैव सर्टेन बेसिस ऑफ व्हाट दे से। बट सबसे ज़्यादा अच्छा हमें किसकी बात लगी? सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें लगती है रॉबर्ट मे की, ठीक है। नियर करेक्ट गेसेस, near correct guesses were given by Robert May. हमें रॉबर्ट मे के गेसेस जो हैं वो इतने करेक्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि जो उन्होंने अजम्पशंस ली थी ना, मतलब जिस चीज़ों को मानते हुए उन्होंने ये नंबर दिया था ना, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। उन्होंने बड़ी वैलिड अजम्पशंस ली थी। उन्होंने क्या बेसिस माने थे? व्हाट वर द बेसिस? उनके बेसिस क्या थे ये मानने के लिए कि ये हो सकता है 20 मिलियन? उन्होंने अजम्पशंस क्या ली थी, ठीक है। उन्होंने क्या अजम्पशंस ली थी और 7 मिलियन नंबर दिया था। उनकी अजम्पशंस बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने बोला हाँ यदि इन्होंने अगर ये अजम्पशंस लेके 7 मिलियन नंबर दिया देन तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। ऐसी क्या अजम्पशंस थी वैसे हम भी बताओ, बताते हैं बेटा। assumptions क्या थी? According to him, more species were present in tropical। बात तो सही है यार रॉबर्ट मे की, कारण इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्होंने एक असम्पशन ली थी यार, इंसेक्ट का नंबर जो है वो काफ़ी हाई है। ये भी इनकी असम्पशंस बड़ी अच्छी हैं, सही भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इन ट्रॉपिकल दे आर अनडिस्कवर्ड। इसका क्या मतलब है? देखो, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे अगर आपके चैप्टर्स कम होते तो आपका अब तक सिलेबस हो गया होता, है ना। मतलब सिर्फ ऐसा समझो, अगर आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर होते छोटे छोटे से, तो आपका सिलेबस 1-2 दिन में ही हो जाता, है ना। बट आपके चैप्टर्स जो है ज़्यादा हैं तो आपको उसको करने में टाइम लग रहा है। इसी तरह से ट्रॉपिकल में स्पीशीज ज़्यादा है तो उनको ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि यार ट्रॉपिकल में मैंने बोला स्पीशीज ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज जो है हमने डिस्कवर नहीं की है। टेम्परेट के अंदर ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे उतना स्पीशी का डाइवर्सिटी है ही नहीं। ट्रॉपिकल में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें अनडिस्कवर्ड बहुत है, अनडिस्कवर्ड बहुत है। हमें कैसे पता ट्रॉपिकल में ज़्यादा? इसका कारण बेटा आगे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है। हाँ जी,
तो बाकी लोगों ने भी, जैसे कुछ लोगों ने 20 मिलियन नंबर बोला था, बट वो हमें सही नहीं लगा। क्यों नहीं सही लगा? क्योंकि उन्होंने जो अजम्पशंस ली थी ना, वो कुछ सही नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी अजम्पशंस। रॉबर्ट में जितनी अच्छी तो नहीं थी। मतलब जो रॉबर्ट मैंने एकदम एक्यूरेट अजम्पशंस के साथ में 7 मिलियन नंबर दिया है, इसको हम क्यों इतना भाव देते हैं, हम इसे क्यों मानते हैं? द रीजन इसका है कि इनकी अजम्पशंस बहुत बढ़िया थी, इनकी अजम्पशंस बहुत बढ़िया थी। समझ में आया यहाँ तक? अब एनसीईआरटी देख लो यार इसकी। इसमें ना कुछ लाइंस हैं एनसीईआरटी की, मैं आपको समझा देती हूँ। Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. हम ये तो जानते हैं कि टोटल आज तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, but it is not easy to answer the question of how many species आर देयर ऑन दी अर्थ। बट ये बताना बहुत मुश्किल है कि धरती पे एक्चुअल में कितनी स्पीशीज है कितनी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, ये कब बना था? 2004 में। अब आपको ना यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है वो फुल फॉर्म में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। फॉर और ऑफ में फर्क है। ये क्या है? फॉर है। ये क्या है? फॉर है। टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार, अब तक जितनी हमें स्पीशीज पता है, जितना हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है, दैट इज स्लाइटली फार मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वी हैव नो आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितनी स्पीशीज अभी डिस्कवर होने वाली बाकी हैं। estimates vary widely, many of them are only educated guesses। मतलब हमने कुछ अपने assumptions लगा के हमने कुछ gases वगैरह निकाले हैं। For many taxonomic groups, कहते हैं बहुत सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स के लिए, मतलब कि इंसेक्ट्स वाला जैसे ग्रुप ले लिया, कोई भी ग्रुप ले लो, है ना, ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स के लिए जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स है, स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट। स्पीशीज इन्वेंटरी मतलब है लाइक हमने उनमें इस ग्रुप के कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है वो स्पीशीज पूरी हमने ढूंढ ली है टेम्परेट के अंदर। स्पीशीज इन्वेंटरी का मतलब है कि इस ग्रुप के लिए जो स्पीशीज इन्वेंटरीज थी, मतलब जो हमने स्पीशीज को हमने ढूंढना था, वो टेम्परेट के अंदर ज़्यादा कंप्लीट है, आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में टेम्परेट के अंदर स्पीशीज इन्वेंटरी ज़्यादा कंप्लीट है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे ग्रुप्स के लिए टेम्परेट के अंदर जो है हमने ऑलरेडी पता कर लिया है कि टेम्परेट के अंदर इसके कितने स्पीशीज हैं, और ट्रॉपिकल के अंदर इसकी इसकी कितनी स्पीशीज है वो हम अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए ट्रॉपिकल के अंदर स्पीशीज इन्वेंटरीज जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ओके। फॉर मैनी बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल ग्रुप के लिए, जैसे इंसेक्ट्स के लिए हमें ये तो पता है कि टेम्परेट के अंदर इसकी कितनी स्पीशीज इन्वेंटरीज हैं, बट हमें ये नहीं पता ट्रॉपिकल के अंदर इसकी कितनी है। ठीक है, considering that an overwhelmingly large portion of the species are waiting to be discovered are in tropics। मतलब टेम्परेट के अंदर हम ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज को ढूंढ चुके हैं, बट ट्रॉपिक्स के अंदर हमने अभी बहुत सारी स्पीशीज को ढूंढना है। ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ द स्पीशीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन। अच्छा, अब ये 7 मिलियन भी इन्होंने कैसे ही बोला? किस तरह से वो केसेस मारते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे मारते हैं। जैसे कि उन्होंने ऐसा देखा कि एक हमारे पास में कोई स्पीशी है ए, ये लाइन का मीनिंग समझा रही हूँ। एक स्पीशी हमारे पास में ए, एक स्पीशी हमारे पास में बी, एक स्पीशी है सी। इसका टेम्परेट के अंदर और इसका ट्रॉपिकल के अंदर क्या नंबर है? ए का इधर है नंबर स्पीशी का, दिस इज द स्पीशी डाइवर्सिटी आई एम राइटिंग, इधर 20 है, इधर 40 है, इसका 100 है, इसका 200 है। अब इंसेक्ट वाला कोई सी ग्रुप ले लो, सी ग्रुप ले लो कोई, हमने देखा इसका ना 20,000 है, बट हमें ना यहाँ पर हमने डिस्कवर नहीं किया। तो हमने देखा कि यार इस स्पीशी को देखो, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। हमने देखा यार इसका ले लो 190 ले लो, हमने बोला यार इसका ना ऑलमोस्ट डबल हो रहा है,
इसका एग्जैक्टली डबल हो रहा है, इसका ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी लगभग डबल ही हो रहा होगा। तो उन्होंने ऐसा अंदाजा लगा दिया यहाँ पे 40,000 है। एक्चुअल में 40,000 है या नहीं है, वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट ये अजम्पशन लगाने के तरीके थे। रॉबर्ट मे ने भी ऐसा ही कुछ किया था, बट उनके वो अजम्पशंस की बेसिस पर उन्होंने कैसे किया था एग्जैक्टली तो आपको नहीं पढ़ना, बट फिर भी आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। टेम्परेट के अंदर अगर 20 थे, ट्रॉपिकल के अंदर 40, इधर 100, इधर 190, इट इज ऑलमोस्ट दी डबल। तो उन्होंने बोला चलो यहाँ पे 20,000 है ना, तो यहाँ पे नियर अबाउट 40,000 ही होंगे। तो वही चीज़ इन्होंने यहीं पर एक्सप्लेन किया कि इस तरह से हम स्पीशीज के बारे में पता कर सकते हैं, है ना, ऐसे स्टैटिस्टिकल। ये हमने क्या किया, हमने स्टैटिस्टिक तो लगाए हैं, कंपैरिजन कर लिया, इसका 1/2 था, 1/2 था, इसका भी कहीं ना कहीं 1/2 ही होगा। तो वही चीज़ है, ट्रॉपिकल के अंदर हमेशा ज़्यादा होता है। तो आगे हम लोग बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल, इस तरह से वो कंपैरिजन करके कुछ स्पीशीज के बारे में पता कर लेते हैं। ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज, टेम्परेट और ट्रॉपिकल की स्पीशीज के बीच में दे डू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of the animals। जैसे उन्होंने किसी एक ग्रुप का देख लिया और फिर वो रेशियोज को दूसरे ग्रुप्स पे भी लगाना स्टार्ट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब ये होता है, ठीक है। इसको एक बार और सुनना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट आ जाएगा समझ में। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, कुछ बोलते हैं यार 20 से 50 मिलियन तक है, बट अ मोर कंजर्वेटिव मतलब एक सही सा गैस, हम बोलते हैं सही सा भाव लगा, वैसे ही सही सा है ये। एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट, मतलब जो साइंटिफिकली भी सेट बैठ रहा था, क्योंकि रॉबर्ट मे ने वो अजम्पशंस ऐसी अच्छी वाली ली थी और उन अजम्पशंस के हिसाब से उन्होंने नंबर दिया था। कैसे दिया था, क्यों दिया था, वो आपको नहीं जानना है। प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब रॉबर्ट में क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन। कितनी है, 7 मिलियन। ठीक है, अभी हमें ये चीज पढ़नी है, ये चीज अभी हमें पढ़नी है। ठीक है, आइए देखिए, आराम से सुनिएगा मेरी बात को। इनवर्टिब्रेट्स के कितने नंबर है, इट इज इंसेक्ट्स का सबसे ज्यादा नंबर है। उसके बाद में आपके एनसीईआरटी में है बेटा अदर एनिमल्स, उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी में है मोलस्का, उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी में है क्रस्टेशिया। ये आपको नाम एनिमल किंगडम में मिले होंगे कहीं ना कहीं। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम देखते हैं, ये मुझे याद है, मैं आपको भी करवा दूंगी। फिशेस, बर्ड्स, मैमल, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब कैसे याद रखते हैं, जैसे पानी, हम पानी से शुरू हो जाते हैं। पानी है हमारा, ये हमारा लैंड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आसमान है। तो हम यहाँ से गए ऊपर, ठीक है, यहाँ पे थी फिशेस, यहाँ आसमान में है बर्ड्स, यहाँ लैंड पर है मैमल्स, मैमल्स के पैरों पर है इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट जमीन पर होते हैं, एंड फिर हमारे पास में एम्फीबियंस हैं जो कि फिर से पानी में आ जा रहे हैं। तो मैं इस ऑर्डर में चीज़ों को याद करती हूँ, ठीक है, कि पानी में फिशेज हैं, फिर हम ऊपर गए आसमान में बर्ड्स हैं, नीचे आए जमीन पर मैमल्स हैं। अब मैमल्स तो जमीन पर चल रहे हैं बट इंसेक्ट रेंग रहे हैं। तो मैमल्स तो खड़े हुए हैं बट इंसेक्ट्स कांट स्टैंड, दे आर वेरी स्मॉल, तो वो रेंग रहे हैं, तो हम उसके नीचे थोड़ा चले गए इंसेक्ट। अब फिर से एम्फीबियंस लैंड से वाटर में जा रहे हैं, लैंड वाटर दोनों पे, तो एक साइकिल सा बन रहा है, फिशेज बर्ड्स मैमल्स, फिशेज पानी, बर्ड्स हवा, मैमल्स लैंड, इंसेक्ट उनसे थोड़ा नीचे, वो भी लैंड में ही है, और एम्फीबियंस फिर से लैंड से वाटर, एक सर्कल बन गया। ठीक है, हाँ जी। प्लांट्स में क्या ऑर्डर रहता है, एंजियोस्पर्म, लेट्स राइट इट लिटिल क्लीनली, है ना, आई विल शो यू इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ। ओके वेट, क्या ऑर्डर रहता है इसका, प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म,
फंजाई, एल्गे, मॉजेस, फर्न्स। एनिमल्स का ऑर्डर तो आई होप आपको याद हो गया होगा, है ना? फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस। इनवर्टिब्रेट का क्या ऑर्डर था? अब इसको मैं रिलेट करके आपको समझाऊंगी। इंसेक्ट, अदर एनिमल्स। हमें ना इनवर्टिब्रेट्स का ना आपको यहाँ तक तो याद रह जाता है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पर मोलस्का एंड क्रस्टेशिया। और यहाँ पर देखो जिम्नोस्पर्म तो बहुत कम होते हैं एक्चुअली, एंजियोस्पर्म तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना बेटा, इनके ऊपर तो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं एंजियोस्पर्म। फिर आपको पता है यार, फंजाई के स्पोर्स हमें हर जगह मिल जाते हैं, हमारी कोई ब्रेड पड़ी रह जाती है, कोई चीज़ पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो इसका मतलब फंगस भी बहुत ज़्यादा है। एल्गे उससे थोड़ा कम है, क्योंकि एल्गे हमें पानी में मिलता है ना? एल्गे हमें दिखता है बट हर पानी में तो नहीं मिलता है ना? एल्गे हमें कुछ वाटर बॉडीज में दिखता है बट हर जगह तो नहीं दिखता। बट फंगस तो हमें हर जगह दिख जाती है, मतलब हम कहीं पर भी सामान रखें, है ना, कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी वहां पर आके फंगस लग ही जाती है उस सामान में कुछ टाइम में। बट एल्गे तो हर वाटर बॉडी में नहीं मिलता, तो एल्गे है बट फंजाई से कम है, और एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गे, मतलब पेड़ आपको आसपास बहुत सारे दिखेंगे जिनके ऊपर फ्रूट्स हैं, और उन्हीं पेड़ों की वजह से आपके घर पे फ्रूट्स आ रहे हैं, सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म तो सबसे ज्यादा, विदाउट एनी डाउट। उसके बाद में आता है फंजाई। फंजाई आप कहीं पर भी खाना रख दो, अपने कमरे में रख दो, अपने घर के बाहर रख दो, किसी खेत में रख दो, उस खाने के ऊपर फंगस लग ही जाएगी अगर उसको कोई नहीं खाएगा तो, है ना? उसके ऊपर फंगस लग ही जाएगी। इसका मतलब फंगस तो भाई साहब हर जगह है ना? फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। बट कभी एल्गे एल्गे आपको फंजाई से कम दिखता है, क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप हर पानी में जाते हो आपको हर पानी में एल्गे दिख जाते हैं, नहीं, हर जगह पर तो एल्गे नहीं दिखता ना, काई बोलते हैं ऐसे, हर जगह पर तो एल्गे नहीं दिखता, किसी किसी वाटर बॉडी में दिखता है ना, मतलब एल्गे है तो सही बट फंजाई से कम है। और ये मोजेस और फर्न्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा यहाँ देखो ना, मोलस्का, क्रस्टेशिया और मोजेस फर्न, एम वाला पहले आएगा, एम वाला पहले आएगा, और फिर इधर एफ है, इधर से अब इधर देखो क्रस्टेशिया तो इधर नहीं लिखोगे ना बेटा, प्लांट क्रस्टेशिया प्लांट थोड़ी, इतना तो लॉजिक लगाओ। अब एनिमल किंगडम में आपने फर्न्स पढ़ा था, क्रस्टेशिया पढ़ा था, तो फर्न्स ऊपर आएंगे, क्रस्टेशिया नीचे आएगा, और एम वाली चीजें पहले आएंगी। तो इस तरह से आप ऑर्डर याद रख सकते हो, ठीक है। अब मेरे साथ में दोहराओ। वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, आपकी डायग्राम दी हुई है एनसीईआरटी में। प्लांट्स के बारे में बात करो, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गे, क्लोज योर आइज एंड स्पीक, ट्राई टू स्पीक, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गे, मोजेस, फर्न्स। इनवर्टिब्रेट्स की बात करो तो इंसेक्ट, अदर एनिमल्स, मोलस्का एंड क्रस्टेशिया, ठीक है। अब देखो, ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनसीईआरटी ने इकट्ठे दिखाए हुए हैं, इनका नंबर पता है कितना होता है? इट इज 70%। ये क्या है बच्चे? 70% है। और इनका भी मेजर पार्ट कौन है? इंसेक्ट है। इनका भी मेजर पार्ट कौन है? इंसेक्ट है। तो इसने यही बताया है कि इन 70% को भी, मतलब इसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इंसेक्ट ही होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यू हैव 100 एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो हर 10 में से 7 जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इंसेक्ट होते हैं। हर 10 में से 7 इंसेक्ट होते हैं। हम बोलते हैं ना, हर 10 में से 4 ऐसे हैं, हर 10 में से 4 ऐसे हैं। उसी तरह से हम बोलते हैं हर 10 में से 7 जो हैं वो इंसेक्ट हैं। तो अगर हम उसको 10 के 100 देखेंगे तो 100 में कितने इंसेक्ट हो जाएंगे? 70 इंसेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम 100 एनिमल्स देखेंगे तो उनमें 70 जो है वो इंसेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 70% इज ऑफ होल, पूरे का टोटल डाइवर्सिटी का 70% एनिमल्स हैं। और अगर हम सिर्फ एनिमल्स को देखें तो उसका भी 70% इंसेक्ट है ना, और बाकी का 30% में बाकी सब चीज़ें आती हैं, है ना। 70% को अब हम 70% क्या है? सारी डाइवर्सिटी का 70% है। बट अब हम बाकी डाइवर्सिटीज को नहीं दिख रहे, हम मान रहे हैं कि एनिमल ही सब कुछ है। एनिमल का भी 70% इंसेक्ट है, बाकी का 30% में बाकी चीज़ें आती हैं। तो 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स है, और 8% में आते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया नहीं, वो नहीं आते हैं, आई एम सॉरी। 8% में आते हैं प्रोटोजोआ। तो आप मुझसे पूछोगे, मेरे दिमाग में कुछ रहा था इसलिए मैंने बोल दिया, 8% में आते हैं प्रोटोजोआ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम प्रोकैरियोट्स क्यों नहीं आते हैं? तो उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोट्स क्यों नहीं आते हैं, अवश्य बताएंगे हम आपको। बट उससे पहले आपको ये ऑर्डर समझ आना चाहिए। ये 70% है, ये 22% है, 8% प्रोटोजोआ है, और
इन एनिमल्स में से भी मोस्ट ऑफ देम दे आर इंसेक्ट्स ओनली, मोस्ट ऑफ देम दे आर इंसेक्ट्स ओनली, दे आर इंसेक्ट्स ओनली। तो हम प्रोकैरियोट्स को बायोडाइवर्सिटी में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि बेटा कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कल्चर ही नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके बारे में जान नहीं सकते हैं। एक छोटा सा बैक्टीरिया लेके तो आप नहीं बता सकते हो इस बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा है। तो अगर हम उसको कल्चर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसके बारे में जानेंगे कैसे? और अगर हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसकी डाइवर्सिटी कैसे पता करेंगे? कैसे पता चलेंगे क्या ये अलग स्पीशी है या सेम स्पीशी है? और इट इज़ वेरी हार्ड, यू नो। तो why prokaryotes are not included? why? उसका कारण है कि सम बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कल्चर ही नहीं कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया आर नॉट कल्चरेबल, ठीक है। और आज के टाइम पर जो हम टेक्सोनॉमिक चीज ग्रुप्स यूज करते हैं, है ना, वो फाइलम वाला जो था ना, किंगडम फाइलम करके जो था लिविंग वर्ल्ड वाला, उस मेथड को हम जो यूज़ करें ना उसमें बैक्टीरिया बैठता नहीं है, उसमें बैक्टीरिया सही से नहीं फिट आता। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझना है वो चीज़ें जो है ना वो बैक्टीरिया के लिए सही नहीं बैठती हैं, ठीक है। हाँ जी। सो करंट टेक्सोनॉमिक मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर बैक्टीरियाज। ठीक है। और अगला पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है, अगर हम उनकी केमिकल एनालिसिस पे देखने लगे ना तो बैक्टीरिया की एक ही स्पीशी के ना, मतलब एक ही बैक्टीरिया के ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में हो जाएगी। मतलब बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर का अगर हम केमिकल चीज़ें के हिसाब से देखने लगे, मैं आपको आराम से समझाती हूँ, पहले लिखते हैं फिर समझाती हूँ। जैसे एक बैक्टीरिया है, जैसे आप हो, आपके अंदर मैं थोड़ा सा आपके बॉडी की केमिकल में थोड़ा डिफरेंस कर दूं, आपके सेल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, एकदम हल्का सा जेनेटिक मटेरियल को नहीं मैंने छेड़ा, साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, तो आप इंसान से क्या कुछ और बन जाओगे? नहीं। बट बैक्टीरिया के केमिकल में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ना तो बैक्टीरिया ही बदल जाता है, और बैक्टीरिया बदल गया मतलब स्पीशी बदल गई। तो अगर हम इस हिसाब से देखने लगेंगे तो बेटा स्पीशीज बैक्टीरिया की तो मिलियंस में चली जाएंगी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होना आम बात है, उनके अंदर होती रहती है। और अगर हम वो मेथड, और हमारे पास में और कोई मेथड भी नहीं है, अगर हम उनकी केमिकल मेथड, उनके अंदर के कंपोनेंट के हिसाब से उनकी स्पीशीज डिसाइड करना स्टार्ट कर देंगे, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसके अलावा। बैक्टीरिया अकेले की स्पीशीज मिलियंस में चली जाएंगी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर मिनट में मॉडिफिकेशंस होती है, मिनट में म्यूटेशंस होती है, मिनट में उनका केमिकल बदलता है, और उनका जैसे ही केमिकल बदलता है नई स्पीशी आ जाती है। इस तरह से अगर हम देखने बैठेंगे तो एक ही बैक्टीरिया जो है हज़ारों टाइप की मिलियंस में स्पीशीज बना देगा, एक ही बैक्टीरिया। तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही आपको लिखना है, अ स्मॉल केमिकल डिफरेंस, एक छोटा सा केमिकल डिफरेंस हुआ नहीं, कैन मेक न्यू स्पीशीज इन बैक्टीरिया, नई स्पीशीज बन जाती हैं फटाफट से। इफ वी स्टार्ट कंसिडरिंग दिस, अगर हम इसको कंसिडर करना स्टार्ट कर दें तो फिर तो बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी, अकेले बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वही मिलियंस में हो जाएगी। दिक्कत नहीं हो गई? अगर हम बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका केमिकल एनालिसिस करने लग जाए तो फिर तो वो केमिकल तो चेंज करता ही रहता है, वो अपने तो नई स्पीशीज बनती रहती हैं, इनकी अकेले की मिलियंस में स्पीशीज हो जाएंगी। तो मैम फिर कोई और मेथड अडॉप्ट कर लो ना। बेटा क्या और मेथड अडॉप्ट करें बताओ, है ना। और चलो ठीक है कर लिया, बाकी चीज़ों का क्या? कईयों को तो हम कल्चर ही नहीं कर सकते हैं, और आज का जो टेक्सोनॉमिक है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है ही नहीं। तो कैसे करोगे आप सब इन चीज़ों को मैनेज? तो ये चीज़ें रहती हैं जो आपको समझनी होंगी बेटा, है ना। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं।
यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो एकदम से क्लियर हो चुकी हैं। तो यस, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन हियर। अगला सेशन भी मैं फटाफट अपलोड कर दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड अच्छे से पढ़ाई करो और लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखो एंड गिव योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको मदद हो सकती है ना। दोज हु कांट रियली अफोर्ड द पेड प्लेटफॉर्म्स, तो उनके लिए ये फ्री वीडियोज दे आर ऑलवेज अवेलेबल। सो थैंक you so much, have a great day, and if you're gonna sleep, maybe you're watching it at night, then a good night. Bye bye.